हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग एंड की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में जो पिछला पार्ट था आपका बीसीसीएल ओवरमैन का जो एग्जाम हुआ हाल ही में, उससे रिलेटेड उसने जो है तो क्वेश्चन पेपर आपका आया और उसके बाद फिर आपका जो है तो बेसिकली आंसर की भी उसके द्वारा दे दिया गया। अब उसको सॉल्व कराया गया और टाइम पीरियड जो इसका दिया गया था बहुत ही कम टाइम पीरियड दिया गया था ऑब्जेक्शंस रेज करने का। फिर भी हमने अपने एंड से इतनी कोशिश की कि चलिए कम से कम एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस के तो आपके ऑब्जेक्शंस वगैरह आपको मिल जाए अगर कहीं होता है तो। बाकी के जो आपके रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस थे वो इस प्रकार के थे कि जहां पर पूरा चेक किया गया तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है तो आ सकता है, बाकी ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ऑब्जेक्शन रेज करने लायक नहीं है, ना के बराबर है क्वेश्चंस ये। तो आज हम उन्हीं रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस का देखेंगे कि आखिर क्या कैसे क्वेश्चंस दिए गए। क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत ही टफ बनाया गया था, है ना। जिस टाइप के अभी तक आते थे अनएक्सपेक्टेड था कि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा, गेट लेवल के न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे। ये थोड़ा एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी। खैर, रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस में आपका जो है तो न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पोर्शन वगैरह आपका दिया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी, है ना। और क्वेश्चंस बेहतरीन पूछे गए हैं, ऐसा भी नहीं है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए नेक्स्ट लेवल के। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीजें हैं आपकी दी गई हैं इसमें। तो सबसे पहला चीज है कि आपका पहला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 51, जिसमें कि बोलता है एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग इज बेस्ट डन बाय। एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग जो है तो किसके द्वारा सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से किया जा सकता है? डायमंड ड्रिलिंग या चर्न ड्रिलिंग, परकशन ड्रिलिंग या नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है डायमंड ड्रिलिंग हो जाता है। बेसिकली एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग क्या है आपका, कि आप जो एक्सप्लोरेशन करते हैं, मतलब कि आपको कोर चाहिए, और कोर चाहिए तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट कोर वाले में यही लगता है कि भाई डायमंड ड्रिलिंग कर लो। नेक्स्ट आता है अ काउल इज प्रोवाइडेड बिहाइंड द कटिंग ड्रम ऑफ अ shearer। आपका जो shearer का कटिंग ड्रम होता है उसके पीछे एक काउल होता है। वो काउल आपका क्या काम करता है? टू सेफ गार्ड द कटिंग ड्रम को बचाता है, या फिर टू स्प्रे वाटर ऑन द कटिंग पिक्स पे वाटर स्प्रे करता है, या फिर जो आपका कोयला है उसको आर्मर्ड फेस कन्वेयर की तरफ रीडायरेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर ये सारे ही काम उसके द्वारा होते हैं। तो यहाँ पे आपका, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था 51 में। ठीक है, 52 में आपका काउल क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। ये आप देख पा रहे होंगे काउल, ठीक है, ये इस फोटो में, ठीक है। ये देखिए इस फोटो में ये जो हिस्सा है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड काउल। ये 90 डिग्री के एंगल से, मतलब इसका सेंटर ये घूम के यहां तक आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका काम ये होता है कि जो कोयला कट किया जा रहा है वो कोयला बेसिकली आपका कट होकर कहां पर जाए? आर्मर्ड फेस कन्वेयर पे जाए। इसको बोलते हैं काउल। ये ऐसे ऐसे पूरा घूम सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में रखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये वाला जो पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपका यहाँ पर बोलता है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है माइंस में नॉर्मली जो यूज होते हैं वो तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफार्मर यूज्ड इन माइंस आर नॉर्मली। माइंस में जो ट्रांसफार्मर यूज होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? स्टार डेल्टा स्टार कनेक्टेड, या कि फिर डेल्टा स्टार कनेक्टेड, या फिर स्टार डेल्टा कनेक्टेड, या फिर नन ऑफ द अबव। अब देखिए यहाँ पे स्टार डेल्टा कनेक्टेड या डेल्टा स्टार ये है क्या? बेसिकली देखिए, डेल्टा स्टार जब आपका बोलता है डेल्टा स्टार, ठीक है, डेल्टा स्टार, एक सेकेंड, डेल्टा स्टार एक हो गया। दूसरा हो गया आपका स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा, एंड द थर्ड वन इज स्टार स्टार। ठीक है, ठीक है।
वही है स्टार डेल्टा स्टार स्टार स्टार। ठीक है, अब आपका यहाँ पे क्या बोलता है कि जो डेल्टा स्टार होता है, डेल्टा स्टार बेसिकली ये आपका जनरेटर में लगाया जाता है डेल्टा स्टार, है ना, ताकि आप वोल्टेज को बढ़ा सके। किस में लगाया जाता है? जनरेटर में। डेल्टा स्टार कहाँ पे लगाया जाता है? जनरेटर में, ताकि क्या किया जा सके? वोल्टेज को बढ़ाया जा सके। वहीं पे जो स्टार डेल्टा होता है, जो स्टार डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है, वो लोड साइड में लगाया जाता है। ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो डिस्ट्रीब्यूट करता है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, उसके लोड साइड में लगेगा कि भाई आपका स्टेप डाउन करके इस मशीन को इतना वोल्टेज दे दिया, इस मशीन को इतना वोल्टेज दे दिया, इस टाइप से यूज होता है। उसके बाद आता है एक स्टार स्टार, बेसिकली स्मॉल हाई वोल्टेज के लिए, है ना, छोटे छोटे कहीं पर अगर मशीनरीज यूज हो रही हैं और उनको हाई हाई वोल्टेज चाहिए, तो स्मॉल स्केल पे अगर काम कर रहे हैं आप, तो उस केस में आपका स्टार स्टार यूज होता है। ठीक है, तो ये स्टार स्टार तो ये यूज होगा नहीं। दूसरा आपका जो स्टार डेल्टा कनेक्शन है, स्टार डेल्टा कनेक्शन मतलब कि आपको स्टेप डाउन करना है, वोल्टेज को घटाना ही है। ठीक है, बेसिकली आपका वोल्टेज को घटाना है और घटाकर फिर आप सभी में एक बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मुझे किसी मशीन में ज्यादा वोल्टेज चाहिए होगा, तो मैं मुझे तो फिर ये कोई यूज का नहीं हो जाता है। तो अब बचता है डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार क्या करेगा? ये आपका जनरेटर साइड में, जनरेटर जहां पर लगा है वहां पर लगा होगा, और ये क्या करेगा कि आपका जितना वोल्टेज रिक्वायरमेंट है उसको स्टेप अप करके, मतलब आप कहीं पर लो वोल्टेज करके ले गए ट्रांसफार्मर से, ठीक है, जनरेटर तक, फिर जनरेटर में क्या किया आपने? स्टार डेल्टा कनेक्शन कर दिया। तो सॉरी, हाँ, डेल्टा स्टार कनेक्शन कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि उसको जितनी वोल्टेज की जरूरत होगी मैं उतना वोल्टेज इंक्रीज करके दे दूंगा, दूसरी मशीन को जितनी वोल्टेज की जरूरत है मैं उल्टा उतना वोल्टेज इंक्रीज करके दे दूंगा। तो इसके काम आता है बेसिकली। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे एलएसडी या फिर एसडीएल जो मशीन यूज होती है, उनका वोल्टेज रिक्वायरमेंट कितना होता है? 550 वोल्ट बेसिकली होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंड इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटस, बेसिकली जो आपका इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटस होता है, वो बेसिकली क्या करता है? यूजुअली डज नॉट रिक्वायर अ फ्लेम प्रूफ स्ट्रक्चर, है ना। अब मान लीजिए मेरा कोई एक ऐसा अपरेटस है, कोई ऐसा अपरेटस है, अब इस अपरेटस को मैंने इंट्रिंसिकली सेफ बनाया है। इंट्रिंसिकली सेफ मतलब कि ये अपरेटस ऐसा होगा कि भाई इसके अंदर मतलब जो कनेक्शन है वो इस टाइप के हैं कि वो उतना स्पार्क जनरेट करेंगे ही नहीं कि आग लग जाए। आसपास के एटमॉस्फेयर में अगर मीथेन गैस मौजूद भी है, तो इनके द्वारा इतना स्पार्क ही नहीं जनरेट होगा कि आपका आग पकड़ सके मीथेन गैस वगैरह। ठीक है, तो इस अपरेटस को क्या मुझे एक फ्लेम प्रूफ स्ट्रक्चर देना पड़ेगा? चारों तरफ से एक डब्बे में पैक करना पड़ेगा? नहीं, नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, रिक्वायर्स फ्लेम प्रूफ स्ट्रक्चर टू प्रिवेंट स्पार्क जनरेशन, नहीं भाई, नहीं करना है, तो ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। वहीं पे आपका इज अ फ्लेम प्रूफ स्ट्रक्चर, ये एक फ्लेम प्रूफ स्ट्रक्चर होता है? नहीं, फ्लेम प्रूफ नहीं है। फ्लेम प्रूफ का मतलब क्या है कि भाई आग लगेगी तो आग पकड़ेगा, कहीं दूसरी कोई दूसरा सोर्स ऑफ इग्निशन है तो उसके कारण इसमें आग लग जाएगी। ठीक है, तो ये एक फ्लेम प्रूफ नहीं है। फ्लेम प्रूफ का मतलब क्या है कि आग नहीं लगेगी उसमें। ठीक है, तो बेसिकली एक फ्लेम प्रूफ स्ट्रक्चर तो नहीं है भाई, आग लगेगी तो इसमें आग लग सकती है। ठीक है, आग मिलेगा तो ये जल जाएगा, फ्लेम प्रूफ तो नहीं है। हाँ, कि इसको लेकिन फ्लेम प्रूफ स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है आपका हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन है आपका, क्वेश्चन नंबर 56। हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन है, वहां पर आपका इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड कराना है उस मशीन को। तो कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे ताकि 550 वोल्ट जो है तो ड्रिल मोटर को सप्लाई किया जा सके? अब हैंड हेल्ड इक्विपमेंट है तो जाहिर सी बात है इसमें गेट एंड बॉक्स का इस्तेमाल नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाता है? बचता है ड्रिल पैनल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ड्रिल पैनल में आपको इलेक्ट्रिसिटी भेजना रहता है, फिर ड्रिल पैनल से आपका हैंड उसमें मोटर में जाता है, मोटर से आपका हैंडल ड्रिल वर्क करना चालू कर देता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट वन।
जैक हैमर ड्रिल इज अ रोटरी ड्रिल मशीन। जैक हैमर ड्रिल कैसा है? एक रोटरी ड्रिल मशीन है। जैक हैमर देखो परकसिव होता है ना कि रोटरी, वो ढक 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 जो करता रहता है ना, वो बेसिकली परकसिव होता है। ठीक है, उसके बाद तो ये गलत हो गया। ठीक है, आपका 57 ना। नेक्स्ट आता है डीटीएच इज अ रोटरी ड्रिल मशीन। डाउन द होल जो जाता है आपका, है ना, वो पूरी तरह से रोटरी ही होता है? बिल्कुल नहीं, वो आपका रोटरी भी होता है प्लस परकसिव भी होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आपका डीजे देशमुख से क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट। नेक्स्ट आता है, मैंने कुछ दिन पहले ही जब मैं ओपन कास्ट माइनिंग मेथड पढ़ा रहा था तो ये सारी चीजें मैंने बताई थी। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मैंने ड्रैगलाइन में बोला 20/90 की मशीन है भाई साहब, ये तो 20/90 का मतलब क्या है कि 20 क्यूबिक मीटर का बकेट है और 90 मीटर उसकी बूम की लेंथ है। सिंपल सी बात, बूम की लेंथ 90 मीटर, 20 क्यूबिक मीटर का बकेट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है? 20 मीटर बूम की लेंथ, रॉन्ग। यहाँ पे क्या दिया? 20 मीटर बूम की लेंथ, ये भी रॉन्ग। 20 क्यूबिक मीटर बकेट एंड 90 मीटर ड्रैगलाइन की लेंथ, ड्रैगलाइन की लेंथ बोल रहा है, उससे मतलब नहीं है भाई। ड्रैगलाइन की लेंथ से मुझे क्या लेना देना? मुझे तो भाई प्रोडक्शन करना है तो दो ही चीजों से मतलब है, एक तो बकेट कैपेसिटी क्या है, दूसरा कितनी दूर तक जा सकता है उसका बूम। सिंपल सी बात है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। द ऑपरेशन ऑफ मूविंग द डिपर हैंडल आउट और इन टू कंट्रोल द डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, कट के डेप्थ को कंट्रोल करने के लिए, मतलब कि आपका बकेट जब ऐसा जाता है तो कितनी गहराई तक आप कट मारोगे, वो कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, आपका जो डिपर को आप मूव कर रहे हो, इन आउट कर रहे हो, उसको क्या कहा जाता है उस ऑपरेशन को? तो स्विंग मैकेनिज्म। स्विंग मैकेनिज्म तो ये होता है, बकेट को ऐसे लेकर जाना। क्राउड मैकेनिज्म, बिल्कुल सही जवाब। ये एनटीपीसी एनएमएल के क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था, क्वेश्चन पेपर अगर किसी ने देखा हो, वैसे ज्यादा लोगों ने नहीं देखा था। ठीक है, तो क्राउड मैकेनिज्म इज द राइट आंसर। ठीक है, हॉइस्ट मैकेनिज्म क्या हो गया? उठाना। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं अपन, विच सेंसर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ऑटोनोमस हॉल ट्रक्स फॉर ऑब्स्टेकल डिटेक्शन। ठीक है, ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करने के लिए, मतलब रास्ते में कोई रुकावट है उसको डिटेक्ट करने के लिए आपका कौन सा सेंसर कॉमनली यूज होता है? प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर? नहीं भाई, मेरे सामने कुछ है तो प्रेशर और टेम्परेचर से थोड़ी पता करूंगा। एकॉस्टिक सेंसर। एकॉस्टिक सेंसर भी एक टाइप का ऐसा सेंसर होता है जो कि बेसिकली आपका सरफेस के बारे में तो नहीं बताता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिडार सेंसर। लिडार सेंसर आपका क्या होता है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये एक ऐसा रिमोट सेंसिंग मेथड है जो कि आपका अर्थ के सरफेस को एग्जामिन करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ये आपके सरफेस की टोपोग्राफी के स्ट्रक्चर को भी जो है तो डिजाइन करता है बेसिकली, तो लिडार सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, आपका 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के 51 से 60 तक दिया हुआ था, नॉन टेक तक चला। ठीक है, उसके पहले 1 से लेके 50 तक वो तो सॉरी टेक्निकल चला, 1 से लेके 50 तक फिर टेक्निकल था ही आपका। अब यहाँ से 61 से आपका स्टार्ट हो जाते हैं 20 क्वेश्चन जो है तो किसके रहेंगे? नॉन टेक के रहेंगे। ठीक है, अब आपका बोलता है कि ह्यूमन बॉडी में कितने हड्डियां? 206। चलो, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 62। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे जे थॉमसन ने की। सर जे जे थॉमसन ने की। कब की? 1897 में। ठीक है, उसके बाद आए प्रोटॉन की खोज हुई, जिस जो कि किसके द्वारा किया गया? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। कब किया गया? सन 1909 में। ठीक है, उसके बाद आई न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन, इसकी खोज किसके द्वारा हुई? जेम्स शैडविक। शैडविक के द्वारा किया गया। जेम्स शैडविक ने कब की इसकी खोज? सन 1932 में। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने, सॉरी जेम्स जे जे थॉमसन ने आपका 1907
1897, ठीक है। तो जेजे थॉमसन ने आपका क्या किया है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है। अब यहाँ पर रदरफोर्ड है, नहीं है, तो यहाँ पर आपका जो है तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन, कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। अब वाटर सॉल्युबल विटामिन की मैं बात करूं तो दो होते हैं, एक होता है विटामिन विटामिन बी एंड दूसरा होता है विटामिन सी। विटामिन बी में बहुत सारे टाइप्स आ जाते हैं, जैसे कि फोलेट, थायामाइन एंड राइबोफ्लेविन एंड नियासिन, पैंटोथेनिक एसिड एंड बायोटिन, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, ये सब के सब सॉल्युबल हैं, ठीक है। तो आपका वाटर में सॉल्युबल है विटामिन बी एंड विटामिन सी, तो आपका विटामिन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 64, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा किस स्टेट से आपकी नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा टोटल 8 स्टेट्स से गुजरती है, वो है आपके बेसिकली गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक है। तो ये इन स्टेट से गुजरती है। इस उत्तर प्रदेश एकमात्र, हाँ, उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां से आपका नहीं, मतलब एकमात्र नहीं, इनमें से एकमात्र ऐसा स्टेट है इन ऑप्शंस में से जहां से कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है तो पास नहीं होती। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोल इंडिया की स्थापना, बढ़ी वही घिसा पिटा क्वेश्चन, सन 1975 में, नवंबर 1975 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पहला विमेन सैनिक स्कूल देश में कहां पर, किस स्टेट में ओपन हुआ था। तो पहला विमेन्स सैनिक स्कूल जो है आपका बेसिकली संवित गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, मथुरा, यूपी, उत्तर प्रदेश में ओपन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ओलंपिक में कितने मेडल इंडिया ने जीते, ओलंपिक मेडल दो, ओलंपिक गेम्स 2024 में। तो ओलंपिक गेम्स 2024 कहाँ हुआ, आपका पेरिस फ्रांस में हुआ। एंड इसमें तो एक सिल्वर और 5 ब्रोंज मेडल इंडिया के द्वारा जीते गए, जिसमें कि आपका टोटल 6 हो जाता है। तो 6 ओलंपिक मेडल्स मेडल्स जो है तो इसके द्वारा जीते गए इंडिया के द्वारा। हु हैज बीन अवार्डेड द पेन पिंटर प्राइज 2024 for literally contribution। उषा ठाकुर, शशि थरूर, प्रीति सुदान एंड अरुंधति रॉय। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है अरुंधति रॉय, आपका करेक्ट आंसर बेसिकली। अब आपका ओलंपिक से रिलेटेड एक बता दूं कुछ जानकारी, जैसे कि फ्लैग बियरर्स, जो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर्स थे जिन्होंने झंडा पकड़ा था, वो थे पीवी सिंधु और शरथ कमल, एंड क्लोजिंग सेरेमनी में थे आपके मनु बकेर भाकेर एंड आपके पीआर श्रीजेश, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये जो पेन पिंटर प्राइज है 2024 का। बेसिकली पेन पिंटर प्राइज होता क्या है, ये बेसिकली आपका जो एक्टिविस्ट होते हैं, ठीक है, मतलब जो ऐसे ऑथर्स जो अपनी लिखावट के थ्रू, मतलब कुछ लिख कर एक कुछ रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करते हैं, एक एक्टिविस्ट का काम करते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं अपने लेखन के थ्रू, उनको जो है तो क्या कहा जाता है, बेसिकली उनको पेन पिंटर प्राइज दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली उसके बारे में था। विच टीम हैज वन द टाइटल रिसेंटली हेल्ड वुमेन्स एशिया कप 2024। तो श्रीलंका के द्वारा देखा गया, जीता गया है, ठीक है। यहाँ पे T20 इंटरनेशनल कप वर्ल्ड कप था बेसिकली, वर्ल्ड कप नहीं सॉरी, एशिया कप था। हु इज द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। तो उपेंद्र द्विवेदी जो है तो करंट है इस समय, ठीक है, आर्मी चीफ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, 1670 का सी, ठीक है। नेक्स्ट है, फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे मिसिंग नंबर आपको पता करना है, तो यहाँ पर आपका जो है तो देख पा रहे हैं कि मिसिंग नंबर कौन सा है, यहाँ पे पता करना है कौन सा आएगा, ठीक है। तो 7 था, 7 में +2 किया तो कितना आया, 9, ठीक है। नेक्स्ट फिर 9 +3 कितना आया, 12, 12 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 3 5 5 तो 17, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 17 हुआ। उसके बाद आपका 17 में 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा,
आपका 24, 24, ठीक है, 24 में प्लस, अब 2, 3, 5, 7, अब ये कैसे आ रहे हैं, ये बेसिकली आपके प्राइम नंबर्स हैं, 2, 3, 5, 7, ठीक है। 7 के बाद क्या आता है, 11 आता है, तो 11 प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा 35, ठीक है। 35 में आप कितना प्लस करेंगे, 12, 13, 13 है नेक्स्ट प्राइम नंबर, तो 13 को प्लस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If fun is equals to 41, rose is equals to 57, then white is equals to what? ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली नंबर से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें आपका नंबर से रिलेटेड दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अब मैं फन का कितना था, फन का था 41, रोज का 57, फन का 41, रोज का 57, ठीक है। अब इन नंबर्स को देखिए तो व्हाइट का कितना होगा आपको बताना है। व्हाइट का WHITE, व्हाइट, ठीक है। अब देखिए फन कैसे आया, F6 प्लस U का क्या है, U का क्या है नंबर 21, 6 प्लस 21 आपका हो जाता है 27, 27, और उसके बाद n की क्या, n का नंबर क्या है 14, 27 प्लस 14, 41, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया। सेम इसी टाइप से है आपका व्हाइट का, तो W का क्या हो जाएगा 23, 23 प्लस H का क्या है आपका 8, 8 प्लस I का है 9 प्लस T का है आपका 20 प्लस एंड E का है आपका 5, ठीक है। इन सभी को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 65, ठीक है। तो 65 इज द राइट आंसर। तो आपका यहाँ पर चलिए देख लेते हैं 65 ऑप्शन में, ठीक है। यहाँ पे आपका 65 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका 5 पर्सन एक लाइन में खड़े थे, पहला पर्सन का नाम दिया जे, ठीक है। जे इज बिहाइंड आपका एन, जे आपका एन के पीछे है। तो मान लीजिए आपका एन है ये, तो उसके पीछे है कौन, जे, उसके पीछे है जे, बट अहेड ऑफ पी, ठीक है, बट अहेड ऑफ, ठीक है, पी। तो मतलब कि आपका जे जो है एन से तो पीछे है लेकिन पी के आगे है, एन से तो पीछे और पी के आगे है। बोथ एल एंड एम आर अहेड ऑफ एन, और एल और एम, एल और एम ये दोनों एन के आगे हैं। तो बताइए बीच में कौन है, हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल। तो हु इज, ये दो बीच में, तो एन फंस गया, तो एन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अब बॉय ए वॉज born, ठीक है। ए मतलब कोई एक बच्चा है जिसका नाम है ए, ठीक है। 5 years बिफोर बी, ठीक है। B is 4 years older than C and 3 years younger to D. If the present age of A is 17 years, then what is the age of D? D का क्या एज होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। आपका A, ठीक है, B से 5 साल बड़ा है कौन, A, ठीक है, 5 साल बड़ा है A, ठीक है। ए की एज कितनी है, 17 साल है अभी, 17 साल है। तो बी से 5 साल बड़ा होगा तो बी की एज कितनी होगी, 12 साल होगी, ठीक है। उसके बाद आपका बोलता है कि बी जो है आपका, सी जो है बी से 4 साल छोटा है, बी से 4 साल छोटा है सी, तो सी की एज कितनी होगी
8 साल, ठीक है, 4 साल छोटा है, 12 में 4 गए, 8 बचा, ठीक है। और लेकिन बी जो है तो डी से आपका डी जो है तो बी से 3 साल बड़ा है, ठीक है, 3 साल बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 3 साल बड़ा है तो डी की क्या होगी एज, डी की एज होगी आपकी 12 + 3 15, 15 ईयर्स, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, 15 साल। तो यहाँ पे आपका डी की एज कितनी है, 15 साल हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पॉइंटिंग टू अ गर्ल मोहन सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माय ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड, हु इज दैट, हाउ इज दैट गर्ल रिलेटेड टू मोहन। अब आपका यहाँ पर मोहन क्या बोल रहा है, एक लड़की की तरफ इशारा करके बोल रहा है ये जो लड़की है ना मेरे बब्बा के इकलौते लड़के की बेटी है, ठीक है, तो बताओ मेरा इससे क्या रिश्ता हुआ। तो उसके बब्बा मतलब उसके पापा जो है तो इकलौते लड़के, और उनकी बेटी, तो ये तो भाई हुआ ना, तो सिस्टर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है। ट्रेन हैविंग लेंथ ऑफ 200 मीटर इज रनिंग विद अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए वो कितना टाइम लेगी ट्रेन आपका, ठीक है। चलो देखते हैं। तो आपका ट्रेन की रफ्तार कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1000/3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, इसका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं अगर बात करूं स्पीड की, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अपॉन टाइम, ठीक है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अभी ट्रेन के इंजन की बात कर रहा हूँ, ट्रेन का इंजन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपके प्लेटफॉर्म में घुसा है और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, ठीक है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, फाइनली कंप्लीट करेगा, तो मतलब 200 मीटर की डिस्टेंस, मतलब अगर ये एक 200 मीटर का मेरा प्लेटफॉर्म है, 200 मीटर का अगर मेरा प्लेटफॉर्म है और ये ट्रेन आपका आके यहाँ से घुस रही है, तो धीरे धीरे ये इंजन जैसे ही घुसता है और फाइनली इंजन जैसे ही इसको क्रॉस कर लेगा, पॉइंट ए में घुसा पॉइंट बी में क्रॉस कर लेगा, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में इंजन को कितना टाइम लगा, ठीक है। तो एक तो चीज वो हो गई, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, ठीक है। तो स्पीड हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है, तो बेसिकली टाइम इज इक्वल टू टाइम टी इधर आ जाएगा और डी अपॉन एस इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, पूरा प्लेटफॉर्म की लंबाई है 200 मीटर, डिवाइडेड बाय स्पीड है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, तो कितना समय लगा, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लगा इंजन को क्रॉस करने में। फिर इंजन का जो लास्ट डब्बा है ना, उसका एंड पॉइंट, अब वो क्या होगा, जैसे ही इंजन 10 सेकेंड बाद कहां पर पहुंचा, प्लेटफॉर्म के एंड पर, तब जाके इंजन का लास्ट डब्बा उसके अंदर घुसा, और वो जब लास्ट डब्बा घुसा तो उसने फिर उसको भी क्रॉस करने में टाइम लगेगा 10 सेकेंड का, तो आपका टोटल हो जाता है 20 सेकेंड का टाइम पीरियड हो जाता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ था, अ ट्रेन हैविंग लेंथ 200 मीटर, बेसिकली आपका जो ट्रेन की लेंथ थी और जो प्लेटफॉर्म की लेंथ थी वो सेम थी, ठीक है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है, ठीक है। चलो, तो 20 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38, 50 नंबरों का एवरेज है 38, अगर दो नंबर 55 और 45 को रिमूव कर दिया जाए तो एवरेज क्या होगा बचे हुए नंबर्स का। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, चलो देखते हैं इसमें क्या दिया है, ठीक है। तो एवरेज ऑफ 50 नंबर्स, 50 नंबर्स इज इक्वल टू 38, ठीक है। और आपका तो सम कितना होगा, सम ऑफ 50 नंबर्स, 50 नंबरों का सम कितना होगा आपका, 50 × 38 कर देंगे, एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं, है ना, कि सारे नंबर्स को ऐड किया, सम किया,
ठीक है, सम आ गया और उसके बाद उसमें 50 जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज आ जाता है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वापस मुझे ओरिजिनल सम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 1900। ठीक है, दो नंबर इसमें से हटाने हैं। एक कौन कौन सा नंबर हटाना है, रिमूविंग रिमूविंग 45 एंड 55, 55 और 45 को रिमूव करेंगे तो 100 होता है दोनों को ऐड करने पे, तो 19 में 100 चला गया, कितना बचा आपका 1800, 1800 बचा। ठीक है, अब आपका 48 नंबर हो गए, दो नंबर हट गए, कितने नंबर बचे, तो एवरेज ऑफ 48 नंबर्स, 48 नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो 1800 बटे 48 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 37.5। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका 37.5 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, रमेश एक काम 10 दिन में कर रहा है, वही सेम काम सुरेश 15 दिन में कर रहा है, अगर दोनों को एक साथ लगा दिया तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। चलो देख लेते हैं इसको भी। ये क्यों परेशान है 143 रेगुलेशन यार, बार बार। चलो देखते हैं। तो आपका रमेश रमेश कितने दिन में काम कर रहा है, एक काम को खत्म करने में कितना टाइम समय ले रहा है, 10 दिन। ठीक है, 10 डेज। और वहीं पे सुरेश कितना समय ले रहा है, सुरेश ले रहा है 15 डेज, 15 डेज। ठीक है, हाँ तो वर्क रेट क्या होगा, मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो वर्क रेट ऑफ रमेश, रमेश का वर्क रेट एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो एक काम को 10 दिन में खत्म कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो 1/10, मतलब एक काम को अगर आप 10 दिन में खत्म कर रहे हो तो जाहिर सी बात है क्या है कि भाई उस काम को आप एक दिन में उसका 1/10वां भाग ही कंप्लीट कर रहे होगे, तो 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 1/10 वर्क पर डे, पर डे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना हमेशा। इसी तरीके से वर्क रेट ऑफ सुरेश, सुरेश कितना हो जाएगा 1/15। वर्क, इतना काम एक दिन में करेगा तब तो 15 दिन लग रहे हैं। ठीक है, वर्क पर डे हो गया। ठीक है, तो कंबाइंड वर्क रेट कितना हो जाएगा, मतलब अगर इकट्ठा मिलके काम करे तो कितना हो जाएगा, ये इस इतनी स्पीड से काम करेगा और ये इतनी स्पीड से, कंबाइंड वर्क रेट, कंबाइंड वर्क रेट कितना हो जाएगा 1/10 प्लस एक दिन में इसने भी इतना काम किया, 1/15 काम किया। ठीक है, तो दोनों का आ जाएगा आपका 3/30 और इसका आ जाएगा 2/30, तो आ जाएगा 5/30, कट करेंगे आ जाएगा 1/6। ठीक है, तो 10 दिन में जो काम कर रहा है तो 1/10 आया, 15 दिन में जो काम कर रहा है 1/15 है, तो 1/6 आया दोनों का एक दिन का काम करने का। ठीक है, वर्क पर डे 1/6 वर्क पर डे, एक दिन में काम कर रहे हैं 1/6, तो जाहिर सी बात है 1/6 काम कर रहे हैं तो इनको टाइम कितना लगेगा, 6 दिन लगेगा। ठीक है, तो 6 डेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 डेज कहाँ दिया हुआ है, 6 डेज। ठीक है, 6 दिन को लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1500 रुपए की राशि पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 रुपए है। ठीक है, एंड ब्याज दर ज्ञात करना है हमें। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता करना है। ठीक है, पता कर लेते हैं यार। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना रुपए था टोटल, 15,000 रुपए था। ठीक है, उसमें टाइम कितना दिया गया, 3 साल दिया गया। ठीक है, आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 5400 रुपए है। ठीक है,
अब आपका निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस दर से इसके ऊपर ब्याज लगाया गया। तो एज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। ठीक है, तो रेट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, कितना आया है 5400 रुपए, 5400 गुणे 100 बटे 15,000 आपका मूलधन हो गया, 15,000 आपका मूलधन हो गया। ठीक है, गुणे आपका समय लगा 3 साल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12%। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो वाला है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स इन ए स्कूल इज 3:2। द नंबर ऑफ बॉयज इज 500 मोर देन द गर्ल्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी लड़कियां हैं आपका स्कूल में। देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का है, बॉयज इज टू गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स के बीच का रेशियो क्या है, 2:3:2 है, 3:2। ठीक है, तो आपके लड़के और लड़कियां टोटल टोटल कितनी है, ये रेशियो में कब आता है, कोई चीज रेशियो में कब आता है, जब हम उसको कट करते हैं, है ना, ऊपर और नीचे दोनों में जो जो चीज मल्टीप्लाई में होंगी सेम चीज होंगी तो ऐसे कट उसको कट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कट जाता है, तो फाइनली हमें रेशियो मिलता है। तो ओरिजिनल नंबर्स को जब ऊपर नीचे रख के रेशियो में रख के हम उनमें से सेम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आपका रेशियो में आंसर आता है। अब अगर मैं उन नंबर्स को जिनको कट किया था मैं वापस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जस्ट सपोज दैट टोटल नंबर ऑफ बॉयज, लेट नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं आपका 3x है। ठीक है, और लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, क्या बोला है कि जो आपके बॉयज हैं वो कितने हैं, सॉरी, नंबर ऑफ बॉयज, हाँ नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 500, 500 मोर देन गर्ल्स, गर्ल्स। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ बॉयज कितने, 3x, जो कि किसके बराबर है, जितनी लड़कियां हैं उनसे 500 अधिक, प्लस कर दिए तो x, तो 3x माइनस 2x को उठा के इधर पट के इज इक्वल टू 500 आया। ठीक है, तो बच्चा x इज इक्वल टू 500, x की वैल्यू आई 500। तो अब लड़कियां पता करना था, तो 2 × 500 कितनी लड़कियां हैं, 1000। ठीक है, ठीक है, तो कितनी लड़कियां हैं आपकी, 1000 लड़कियां हैं। तो ये आपके नॉन टेक के 20 क्वेश्चंस थे। ठीक है, इनको हमने सॉल्व कर लिया। अब सिंपल सिंपल सा है, आपको मुझे प्रूफ दिखाते चलना है बस। ठीक है, और बनता चला जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, जिसमें कि आपको बोलता है अगर रेस्पायरेबल डस्ट अंडरग्राउंड माइंस में 4.8% है, फ्री सिलिका रेस्पायरेबल डस्ट है। ठीक है, आपका अंडरग्राउंड कोल माइंस में उसमें 4.8% सिलिका है, फ्री सिलिका है। तो मैक्सिमम अलाउेबल रेस्पायरेबल डस्ट कंसंट्रेशन माइन वर्किंग में सीएमआर 2017 के हिसाब से कितना होगा। तो 5% से कम है, 5% से कम है तो उस केस में आपका क्या बोलता है सीएमआर कि भाई साहब 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिखा लो तुम दिखा ही लो अपना। ठीक, तो आपका क्या बोलता है इस केस में कि 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अधिक
नहीं होना चाहिए। ये आपका 8 घंटे का परमिसिबल लिमिट है। अगर 5% से कम है सिलिका का परसेंटेज तो, इससे अधिक हुआ तो डिवाइडेड बाय सिलिका 10 डिवाइडेड बाय सिलिका परसेंटेज कर देंगे, तो आपका उतना परमिसिबल लिमिट ऑटोमेटिकली आपके माइंस का आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नाइट्रस फ्यूम्स। अगर 8 घंटे तक कहीं पर नाइट्रस फ्यूम्स अवेलेबल है तो कितने से अधिक उसकी मात्रा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। तो यहाँ पे अपन देखते हैं एक टेबल को, ये देखिए ये टेबल। अब आपको ये नहीं पूछना ये डाटा कहाँ से है, बहुत ही अच्छी बुक है एक, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देख लीजिए, ये दिया हुआ है आपका मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस फ्यूम्स, नाइट्रस ऑक्साइड्स लिखा है बेसिकली वही है, नाइट्रस फ्यूम्स। आपका 5 ppm जो है तो परमिसिबल लिमिट है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कहाँ दिया है आपका, 5 ppm दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, रेस्क्यू टीम, rescue team, the number of persons in any rescue team using breathing apparatus shall not be less than। ठीक है, रेस्क्यू टीम में जो नंबर ऑफ पर्सन है जो ब्रीदिंग अपरेटस यूज करते हैं वो कितने से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, और कितने से अधिक नहीं होने चाहिए। तो बेसिकली ये भी आपका रेस्क्यू रूल में दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए आपका रेस्क्यू रूल के रूल नंबर 32 में दिया हुआ है कि रेस्क्यू टीम मेंबर्स एंड द ड्यूटीज में वाले में दिया हुआ है कि number of persons in any rescue team using breathing apparatus in a mine shall not be less than 5 and not more than 6। ठीक है, इंक्लूडिंग द लीडर, इंक्लूडिंग द लीडर, याद रखिएगा ये बात को। ठीक है, तो 5 एंड 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 5 एंड 6 is the right answer. If the respirable dust has a free silica content of 4%, अगर आपका 4% फ्री सिलिका कंटेंट है, ठीक है, एंड आप जो रेस्पायरेबल डस्ट है उसमें 4% है, मतलब कम है सिलिका का परसेंटेज, और आपका जो कंसंट्रेशन है 2.5 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर है, तो इंटरवल ऑफ डस्ट सैंपलिंग शुड बी। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन आती है डीजीएमएस सर्कुलर के अनुसार, वो कंडीशन यह है, आपका बोलता है कि अगर विद इन द लिमिट है तो आप 10 से डिवाइड करिए, है ना, सर्वे करने का है कि नहीं करने का है, तो 10 से डिवाइड करिए सिलिका परसेंटेज को, तो आप 10 से डिवाइड करिए, है ना, सिलिका परसेंटेज को, तो कितना आएगा 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। दिस इज द परमिसिबल लिमिट। आप अपनी माइंस का परमिसिबल लिमिट इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये परमिसिबल लिमिट है, अगर आप चाहें तो, ज्यादा डस्ट जनरेशन नहीं हो रहा है तो। ठीक है, उस केस की बात कर रहा है, तो उस केस में आपका सर्कुलर भी दिया हुआ है। ठीक है, ये सर्कुलर है आपका, उससे रिलेटेड दिया हुआ है यहाँ पे। इस सर्कुलर में आपका दिया है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डस्ट सैंपलिंग, तो आपका बोलता है कि 1957 के हिसाब से था, अभी भी दिया है, तो यहाँ पे बोलता है कि आपका फिक्स्ड पॉइंट सैंपलर्स एट लीस्ट वंस इन एवरी 6 मंथ करना चाहिए। ठीक है, ये आपका बोलता है यहाँ पर। उसके बाद फिर अगर आपका 50% से परमिसिबल लिमिट से 50% अधिक आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है डस्ट का, तो 3 महीने में एक बार करेंगे, है ना, और 75% होता है तो 1 महीने में एक बार करेंगे, तो इस टाइप से आपका दिया हुआ है। ठीक है, बाकी ये 5 टाइम्स इन द नेक्स्ट 7 सक्सेशन शिफ्ट, नॉर्मल वर्किंग शिफ्ट, ये वाला तो आपका सीधे सीधे उसमें ऐड हो गया है, किसमें, सीएमआर 2017 में ऐड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है 6 मंथ विद इन द परमिसिबल लिमिट है, इसलिए ये 6 महीने रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट था। ठीक है, हाँ, 85 में मैक्सिमम CO2 कंसंट्रेशन इन सेल्फ कंटेन्ड सेल्फ रिजर्वोयर एट एनी टाइम ऑफ इट्स यूज। ठीक है, आपका जो CO2 का कंसंट्रेशन है SCSR में, सेल्फ कंटेन्ड सेल्फ रिजर्वोयर में, वो कितने से अधिक कभी भी नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपका एक बुक में दिया है, अच्छी बुक है। ठीक है, उसमें दिया हुआ है, ये देखिए
आपका रेगुलेशन नंबर 243 यूज सप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ रिस्क्वायर। यहाँ पे आपका क्या क्या बोलता है कि रिफ्यूज चैम्बर्स आपका चीफ इंस्पेक्टर से अप्रूवल लेके बनाएंगे, फिर उसका डेली चेक, क्लीन साफ करेंगे वेट क्लॉथ से, विजुअल चेक करेंगे, सील, लीकेज इंडिकेटर, कलर चेंज वगैरह, क्लैंप, बेल्ट लूप, कंटेनर, ठीक है। उसके बाद 3 महीने में एक बार लीक टाइटनेस टेस्ट, साल में एक बार रैंडम 1% SCSR का टेस्ट सैंपलिंग करेंगे हम, कि वो लेबोरेटरी में एक अप्रूव्ड लैब में ले जाके उसकी टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है टेस्ट पास करने का, 90% स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, ठीक है, आपका होना चाहिए। और इनहेलेशन जो है तो O2 का 21% से कम नहीं होना चाहिए। CO2 जब आप इनहेल करते हो तो 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग इसको टिक मार देते हैं, लेकिन ये जब इनहेल करते हैं तब की बात है। और टेम्परेचर आपका 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। ब्रीदिंग रेजिस्टेंस, जब सांस खींचते हो या छोड़ते हो 10 मिली बार से अधिक नहीं होना चाहिए, ज्यादा मेहनत वाला काम ना रहे, ठीक है। और आपका जो मैक्सिमम CO2 कंसंट्रेशन है कभी भी एट एनी टाइम वो 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। माइंड लेजिस्लेशन करके एक बुक आती है, बेहतरीन बुक है, उसमें ये सब दिया हुआ है आपको। हेलो सर, मार्केटिंग है, ठीक है। रिफ्रेशर ट्रेनिंग वंस अ वीक। इवन की माइंड लेजिस्लेशन की बुक, उस बुक में ना आपका क्वेश्चन नंबर एक जो 5 था उससे रिलेटेड आपका वो भी दिया हुआ है, फॉर्मूला भी दिया हुआ है। हम्म। चूकते नहीं हो, हैं? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और 85 का 3%, ठीक है। जब दो या उससे अधिक ऑक्सिलरी फैन इंस्टॉल किया जाता है गैसीय सीम में तो मैक्सिमम अलाउड परसेंटेज ऑफ मीथेन इन द एयर एंटरिंग द ऑक्सिलरी फैन। ऑक्सिलरी फैन में मैक्सिमम कितना अलाउ किया जा सकता है, कि चलो ठीक है भाई साहब इतना मीथेन जा सकती है उसमें, कितना अलाउ किया जा सकता है, यह आपका कहाँ पे दिया हुआ है, यह भी आपका सर्कुलर में दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये 2 कदम मेरे से आगे चलता है, वो बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, दो या उससे अधिक ऑक्सिलरी फैन का अगर आप इंस्टॉलेशन करते हैं सेम वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में या स्प्लिट में, तो आपका रेगुलेशन नंबर 61 161 ऑक्सिलरी फैन वाला है, ठीक है। इसमें आपका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि आपका कैसे इंस्टॉल करना है, वेंटिलेशन ऑफिसर क्या करेगा, हफ्ते में एक बार वो क्या क्वांटिटी वगैरह चेक करता है, बिफोर एंड आफ्टर इंस्टॉलेशन, ठीक है। इंस्टॉलेशन के पहले, एक हफ्ते पहले, और इंस्टॉलेशन के एक हफ्ते बाद, ठीक है। उसके बाद आपका बोलता है कि जो एयर एंटर करती है ऑक्सिलरी फैंस के डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, तो वो आपका उसमें कभी भी 0.3% से अधिक मीथेन गैस नहीं होनी चाहिए। ये बात कही गई है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। बुक में अच्छे से दिया हुआ है ना, अच्छी बुक है। मजाक कर रहे हैं यार, ठीक है, सीरियस नहीं होना, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाता है, 0 पॉइंट कितना बताया मैंने, 0.3, ठीक है। तो 0.3% इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कुछ लोग कमेंट्स वमेंट्स करोगे अभी हैं? सर खुद ही याद नहीं रह रहा है आपको तो हमें कैसे याद होगा। देखो ऐसा है, जब व्हाइट बोर्ड पे हम पढ़ाओ थोड़ा नर्वस तो होते ही है ना सब कोई। चलो, MSA W65 model of self-rescuer over protection against CO does not work if the concentration of CO exceeds। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा था ना कि आपका यहाँ पर दिया गया था गैस मास्क में, डीजे देशमुख में, मुझे जितना पता है, ठीक है। इसका MSA के द्वारा एक W65 करके एक मॉडल बनाया गया था। उसका आप सर्च करेंगे ना गूगल पे तो एक बड़ा पूरा PDF आता है। उस PDF में दिया हुआ है कि इसमें CO को परसेंटेज 2% से अधिक नहीं होगा। अब ये देखिए, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग एंड द जो दो मैं 2 बार से आपको बता दूं कि जो ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस पूछने का, एक ये नया ट्रेंड चला है कि जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, DGMS क्या निकालता है, कुछ कुछ सर्कुलर्स वगैरह जो है तो किसके लिए निकालता है, या आपका बोल सकते हैं
स्टैंडर्ड्स जो डीजीएमएस के द्वारा बताए जाते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, उन स्टैंडर्ड्स को भाई मैन्युफैक्चरर को दे दिया कि भाई देखो तुमको जिसको भी बनाना है, मार्केट में जिसको भी बनाना है, ये सेल्फ रेस्क्यूअर हो गया या फिर आपका कोई भी रिवाइविंग अपरेटस हो गया, कुछ भी हो गया, चाहे सेफ्टी लैम्प ही क्यों ना हो, तो डीजीएमएस ने एक स्टैंडर्ड दिया, बोल देखो यार जिसको भी बनाना हो बनाओ, मुझे नहीं मतलब है, मुझे मतलब है कि ये जो मेरे स्टैंडर्ड्स है इसके हिसाब से काम होना चाहिए। अब उन स्टैंडर्ड्स में जो दिया है, सारी कंपनियां तो उसी के हिसाब से बनाएंगी ना भाई साहब, तो वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरर के जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं उस स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बना हुआ है, ठीक है? तो 2% से अधिक तो होना ही नहीं चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूजन कहाँ होता है कि भाई एक पर्टिकुलर मॉडल का पूछ लिया, एक डोजर का पूछ लिया, या फिर आपका ड्रैगलाइन का पूछ लिया, इस टाइप से ये दिक्कत आती है और हम लोग उतना चीज नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर के एंड पे है। तो कहीं ना कहीं इन डेप्थ जा रहे हैं अब ये लोग, खैर क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोज्ड सर्किट अपरेटस, ठीक है, निम्न में से कौन सा क्लोज सर्किट अपरेटस नहीं है? तो देखिए केमिकल टाइप का जो सेल्फ रेस्क्यूअर होता है वो केमिकली रिएक्शन करता है और वहीं से आपको ऑक्सीजन सप्लाई करता जाता है रिएक्शन। रिवाइविंग अपरेटस जो होता है ये बेसिकली आपका इसमें पूरा इनबिल्ट रहता है, सब कुछ ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करा देता है आपको थ्रू, ठीक है। BG4 ब्रीदिंग अपरेटस भी सेम टू सेम इसी टाइप का होता है। जो फिल्टर टाइप सेल्फ रेस्क्यूअर होता है वो बेसिकली हवा, बाहर की हवा को फिल्टर करके और फिर आपको एयर प्रोवाइड कराता है, तो ये बेसिकली थोड़ा खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये क्लोज्ड सर्किट अपरेटस नहीं है। नेक्स्ट है नॉइस लेवल्स मेजर्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ 3 ड्रिल मशीन आर 85, 88 एंड 85, ठीक है। तो इक्विवेलेंट नॉइस लेवल क्या होगा तीन मशीन का? अब लॉग बेस 10 लॉग है ना, जो भी है आपका 20 साउंड प्रेशर लेवल वगैरह जो निकालने के हैं, 10 लॉग बेस 10 वगैरह इस टाइप के, या 20 लॉग बेस 10, तो ये फॉर्मूले यहाँ पे नहीं यूज होंगे, यहाँ पे सीधे सीधे यूज करना था जो आपका बुक में दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ाया भी जा चुका था, बुक में आपका दिया था ये चीज। रेगुलेशन नंबर 239 जनरल सेफ्टी, इसमें आपका दिया हुआ था, मैंने साउंड लेवल के बारे में इसमें लिखा हुआ था, इसमें लिखा था कि आपका जो साउंड प्रेशर लेवल है वो डेसिबल में हम शो करते हैं, जो कि एक लॉगरिथमिक स्केल है, ठीक है। बट हम अरिथमेटिकली अगर चाहे, अरिथमेटिकली अगर चाहे तो आपका लॉगरिथमिक मतलब वहां पे आपका साउंड प्रेशर लेवल आप लॉग के फॉर्म में शो कर रहे हो, लेकिन अगर मुझे सिंपली एक अरिथमेटिक वे में ऐड करना है नॉइस लेवल को, तो मैं कैसे ऐड करूंगा? मैं इस तरीके से तो ऐड नहीं करूंगा, मतलब अगर मान लीजिए दो मशीन चल रही है, 35 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो 35 प्लस 35 आप बोलोगे 70 डेसिबल का साउंड यहाँ पे है, साउंड लेवल है यहाँ पे, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जब दो या दो से अधिक नॉइस लेवल्स एक जगह पे, मतलब मान लीजिए यहाँ पे तीन मशीन चल रही है, एक दो तीन, डोजर बुलडोजर डोजर पे लोडर और आपका एक्सकवेटर, ठीक है। डोजर और पे लोडर 85 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और पे लोडर आपका प्रोड्यूस कर रहा है कितना, सॉरी एक्सकवेटर आपका प्रोड्यूस कर रहा है 88, तो 85 डोजर, 85 आपका पे लोडर, 88 आपका एक्सकवेटर। तो आपका क्या बोलता है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट लेवल इज, हाईएस्ट कौन सा? एक्सकवेटर, नेक्स्ट हाईएस्ट दोनों को बराबर है तो किसी एक को ले लो, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 88 माइनस 85, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 3, 88 माइनस 85 3, ठीक है। तो अगर डिफरेंस 0 से 1 डेसिबल का है तो जो हायर लेवल है, हायर लेवल बोले तो 88, हायर लेवल में 3 प्लस कर दो, 3 प्लस कर दो। अगर डिफरेंस कितना है? 0 से 1 के बीच में है। अगर डिफरेंस 2 से 3 के बीच में है तो उस केस में आपको दो ऐड करना है। कितना ऐड करना है? दो ऐड करना है। तो ठीक है, इस केस में मैं दो ऐड करूंगा, है ना, 0 से 3 के तक है ना, सॉरी 2 से 3 तक है ना, तो मैं इसमें +2 करूंगा तो यह आ जाएगा 90 डेसिबल, ठीक है। और अगर 4 से 9 डेसिबल का डिफरेंस है तो एक ऐड करना है हायर लेवल में, ठीक है, जो कि आपका टोटल नॉइस लेवल होगा।
10 डेसिबल या उससे अधिक का डिफरेंस है तो उस केस में देन द नॉइस लेवल इज अनचेंज, दैट इज द हायर लेवल इज द टोटल नॉइस लेवल। ठीक है, तो यहां पर आपका दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं, 35 डेसिबल दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो डिफरेंस है, 35 - 35 जीरो, तो +3 कर देंगे। ठीक है, दोनों में से किसी एक में 35 + 3 38 आपका डेसिबल इतना नॉइस लेवल है। वैसे ही आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है तो 88 + 2 90 डेसिबल, 3 का डिफरेंस था। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस में आपके 90 दिया नहीं है, दिया क्या है आपके ऑप्शंस में, आपके ऑप्शंस में 91 दिया है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलती तो था ही। ठीक है, लेकिन फिर भी जिसको पता था वो कैलकुलेट तो कर ही लेता। ठीक है, लगभग लगभग तुक्का मारने जैसा काम तो करवा ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपोजर टू लाउड इम्पल्सिव नॉइस में लीड टू लाउड इम्पल्सिव नॉइस। अब एक होता है बीमारी निस्टैगमस, निस्टैगमस ये सब पढ़ाया जा चुका था। ठीक है, आपको ये आपका निस्टैगमस की बीमारी, ये होती है निस्टैगमस की बीमारी, जिसमें कि आंख के जो मसल्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते, तो आंख लगातार हिलती भी डुलती रहती है इस टाइप से। ठीक है, तो ये निस्टैगमस नामक बीमारी होती है। इसी टाइप से और भी बीमारियों के नाम दिए गए आपका। ठीक है, तो ये बीमारी ऐसे होती है, लाइट के कारण होती है। ठीक है, अब आपका सिडरोसिस हो गया, ये बेसिकली किसके कारण होता है, बेसिकली आयरन के डस्ट के कारण होता है। वहीं पे स्टेनोइस आपका टिन के डस्ट के कारण होता है, टिन मेटल है। ठीक है, उसके डस्ट के कारण होता है। तो वहीं पे आता है टिनिटस, टिनिटस बेसिकली आपका लाउड इंपल्सिव नॉइस के कारण होता है, यह बीमारी होती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है स्टोन डस्ट बैरियर अंडरग्राउंड माइंस में क्या रोकने के लिए यूज किए जाते हैं, तो दे बेसिकली आपका क्वेश्चन नंबर 91, स्टोन डस्ट बैरियर आपका ब्लैक डैम्प एक्सप्लोजन को रोकता है क्या? देखिए, एक्सप्लोजन होना होगा तो वो होबे करेगा, उसको रोक तो नहीं सकता, रोक तो नहीं सकता, आगे जाने से रोकता है। एयर ब्लास्ट, एयर ब्लास्ट को रोकेगा नहीं, उसको तो रोक ही नहीं सकता है, वो ब्लास्ट है तो है, वो तो हवा है। ठीक है, फायर डैम्प एक्सप्लोजन को, अब देखिए यहाँ पे आपका ब्लैक डैम्प का एक्सप्लोजन होगा नहीं, फायर डैम्प एक्सप्लोजन, सॉरी मैं यहाँ पे बोल गया, वो एक्सप्लोजन होगा तो होगा, बट ये ब्लैक डैम्प एक्सप्लोजन है। ठीक है, यह होगा नहीं आपका, मैं फायर डैम दिमाग में चल रहा था बस। फायर डैम्प एक्सप्लोजन इसको रोकेगा? देखिए, फायर डैम्प एक्सप्लोजन को नहीं रोक सकता है, डस्ट जो है फायर डैम्प एक्सप्लोजन को, स्टोन डस्ट फायर डैम्प एक्सप्लोजन को नहीं रोकता है। दिमाग में बैठाइए, फील करिए इस चीज को। डस्ट, स्टोन डस्ट बैरियर विल नॉट, स्टोन डस्ट बैरियर आपका फायर डैम्प एक्सप्लोजन को नहीं रोकता है। वो अगर होगा तो सोर्स ऑफ इग्निशन के कारण होगा, स्टोन डस्ट बैरियर सोर्स ऑफ इग्निशन को तो रोक नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन फायर डैम्प एक्सप्लोजन के कारण कोल्ड डस्ट एक्सप्लोजन ना होने पाए उसको रोकता है, क्योंकि वेव्स ऐसे आएंगी तरतराते हुए, एक्सप्लोजन हुआ, फायर डैम्प एक्सप्लोजन हुआ, तो मैंने कहा सिखाया है कि प्राइमरी वेव्स सेकेंडरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स में आपका हवा है, सेकेंडरी वेव्स में आपका आग है। प्राइमरी वेव्स पूरी डस्ट को, कोल्ड डस्ट को हवा में उड़ाएंगी, सेकेंडरी वेव्स आग आएगी उसमें लग जाएगी। तो उस चीज को रोकने के लिए क्या यूज होता है आपका, स्टोन डस्ट बैरियर यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 91 का। नेक्स्ट है रिस्क स्कोर अगर 500 है तो रिस्क हजार्ड नीड। ठीक है, अब देखिए रिस्क स्कोर देखते हैं। रिस्क स्कोर, रिस्क स्कोर क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस इनटू प्रोबेबिलिटी इनटू एक्सपोजर। ठीक है, ये रिस्क स्कोर है। कॉन्सिक्वेंस कितना, मैक्सिमम कॉन्सिक्वेंस कितना होता है? 500, सेवरल डेड। ठीक है, इसी के साथ ही मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एंड एक्सपोजर, तो 10 एंड 10, तो कितना हो जाता है, तीनों को मल्टीप्लाई करो तो 500 आता है। ठीक है, तो मतलब कि आपका रिस्क स्कोर सबसे ज्यादा मैक्सिमम है, रिस्क स्कोर इज द मैक्सिमम। अब रिस्क स्कोर आपका अगर मैक्सिमम आ रहा है तो तुरंत ही ना एक्शन लोगे, कि मैनेजमेंट एक्शन लेगा वहां पे जाके।
ठीक है, क्या मैनेजमेंट एक्शन लेने जाएगा, आपको तुरंत एक्शन लेना भाई, इतना खतरनाक रिस्क है, आपको पता है कि एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप तुरंत ना एक्शन लोगे। आपकी मैनेजमेंट का इंतजार करोगे कि मैनेजमेंट आएगी मुझे बताएगी तब मैं काम करूंगा, ठीक है। मैनेजमेंट इन ऑनगोइंग मैनर, जैसा चल रहा है चलने दोगे, नहीं ये भी नहीं करोगे ना भाई, तुरंत एक्शन लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म, इंजरी और लॉस इन इज नोन एज, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, सीधे डेफिनेशन से दे दिया है, सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म, इंजरी और लॉस हजार्ड कहलाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच गैस वाज डिटेक्टेड बाय टेकिंग लाल मुनिया टू अंडरग्राउंड माइंस, सिंपल सा क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्ट किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ SO2, SO2 का थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालना है, थ्रेशोल्ड वैल्यू मतलब मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट आपको निकालना है, ये रहा आपका चार्ट, इस चार्ट में दिया हुआ है, कितना है आपका SO2 का, SO2 का 5 ppm है, 5 ppm है, चलो ठीक है, तो करवा देते हैं 5 ppm को करेक्ट आंसर, तो 5 ppm इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। वो कंफ्यूज करने के दिया है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लेवल, अब देखिए ऐसा है कि SO2 जब अटैक मारेगा ना तो भागना ही है तुरंत, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म ही याद रखेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल मेथड ऑफ सेपरेटिंग, आइडेंटिफाइंग एंड एस्टिमेटिंग क्वांटिटेटिवली मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। ऐसा कौन सा मेथड है वर्किंग, मतलब निम्न में से किसका वर्किंग प्रिंसिपल इस टाइप का है जो कि उस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि भाई ये पूरी तरह से क्या करेगा, सेपरेट करेगा, हर एक गैस को सेपरेट करेगा, मिक्सचर ऑफ गैसेस में से हर एक गैस को सेपरेट करेगा, उनको आइडेंटिफाई करेगा, फिर उनको बताएगा कि भाई इसकी इतनी क्वांटिटी, इसकी इतनी क्वांटिटी, इसकी इतनी क्वांटिटी, ठीक है। ऐसे गिन गिन के कौन बताता है, कौन बताता है, एक एक करके, गैस क्रोमेटोग्राफ मेथड से अपन ने पढ़ा था, मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज होता है, उसमें मैंने बताया है, ये चीज मैंने ही पढ़ाया है, ठीक है। तो ये एक चीज होती है, फ्लेम सेफ्टी लैंप अलग अलग करके गैसेस का परसेंटेज नहीं बताती है ना। वहीं पे मल्टी गैस डिटेक्टर अलग अलग नहीं करता है, सेपरेशन का काम नहीं करता है, वो बस सेंस करता है, वो बता देता है, वो सेपरेशन का काम नहीं करता है। टॉक्सीमीटर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को बताता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर नहीं बना तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है, देखिए। The disease caused by inhalation of silica, सिंपल सी बात है, सिलिकोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्टेबल इंजरी 72 घंटे से ज्यादा एब्सेंट रहता है, तो 98 का बी हो गया आपका, और 97 का सी हो गया है, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन है। रेगुलेशन के हिसाब से 166 के हिसाब से आपका दिया हुआ है कि आपका माइंस सेकेंड डिग्री की गैसी माइंस कब कहेंगे, किसी भी माइंस में कितना मीथेन गैस का कितना परसेंटेज मिलने पर हम उसे सेकेंड डिग्री के माइंस कहेंगे, तो कितना परसेंटेज मिलने पर आपका 0.5% से अगर अधिक हो जाता है तो उसमें आप कहेंगे कि भाई वो सेकंड डिग्री की गैस ही वहां पे गैस मिली है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग डिटेक्ट करने के लिए अर्ली स्टेजेस में रिटर्न एयरवे में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न एयरवे में या फिर गोफ में, ठीक है, आपको गोफ के रिटर्न एयरवे में आपको एक ऑटोमेटिक CO मॉनिटर से आपको कितने इंटरवल्स में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो परसेंटेज पता करते रहना है, ठीक है। तो कितने समय में करते रहेंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 7 दिन में एक बार ऐड किया हूं क्या, देख लूं एक बार। प्रिकॉशंस अगेंस्ट, ये वन रेगुलेशन नंबर 166 है, ठीक है, जिसमें कि आपका कौन सी डिग्री में कितने परसेंटेज के इनफ्लेमेबल गैस मिलने पर आप बोलेंगे कि हाँ गैस मिली है, ठीक है। तो डिग्री 1 में 0.1%, डिग्री 2 में 0.5% और डिग्री 3 में 1.25% या उससे अधिक पर, ठीक है। वहीं पे आपका ये स्पॉन्टेनियस हीटिंग का प्रिकॉशंस दिया हुआ है रेगुलेशन नंबर 136 में। यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि रिटर्न ऑफ एवरी डिप्लरिंग गोफ में आपका CO का परसेंटेज आप निकालेंगे 7 दिन में एक बार, तो ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बुक में सारा का सारा दिया हुआ है, ये कौन करेगा, कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, है ना, और इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस इस बार पूछे गए, ठीक है। अब कहीं ना कहीं अब आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, देखिए बाबू, हर एक चीज आपने इतने दिनों से तैयारी किया और कहीं ना कहीं पैटर्न चेंज हो जा रहा है, तो अब
धीरे धीरे एक माइनिंग इंजीनियर का एग्जाम का लेवल बनता चला जा रहा है। सरदारी ओवरमैन नहीं, अब आपको फुल नॉलेज होना चाहिए अपने सब्जेक्ट का, कोर्स सब्जेक्ट का, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ कि आखिर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो अब आपका न्यूमेरिकल्स आने लगा है, न्यूमेरिकल्स। दूसरा आपका सर्कुलर, सर्कुलर, सर्कुलर तो ग्रंथ है भाई साहब, ठीक है। तीसरा आपका डीजे देशमुख की लाइन, डीजे देशमुख, शुरुआत यहीं से हुई थी, शुरुआत यहीं से हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद सर्कुलर पे आया, और उसके अलावा, और उसके अलावा एक जो लेटेस्ट चीज चलती है कि मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं डीजीएमएस के, उन स्टैंडर्ड्स में से कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वो मशीनरीज का थोड़ा ढूंढना पड़ेगा अपन को, और एक एग्जैक्ट जगह जहां पे डीजीएमएस देता है इन लोगों को, वो अपन पता करते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बारे में देखा जाएगा कि ये कहाँ से होता है, तो उसके बारे में बताया जाएगा आपको। नेक्स्ट आता है आपका, और क्या रह गया है, कुछ रह गया है, डीजे देशमुख, न्यूमेरिकल, सर्कुलर, डीजे देशमुख, मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं, आपका इससे क्वेश्चन आने लगा है। और आपका कहीं कहीं रिपोर्ट से एक जो पूछा गया था एसीसीएल के द्वारा बीच में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा जो दिया जाता है, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से भी, कि भाई इतना प्रोडक्शन हुआ, इतना ये हुआ, उसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे आपका। इसलिए मैंने एनुअल रिपोर्ट जब पढ़ाया था बीसीसीएल का, तो ये चीजें बता दी थी। तो बेसिकली आप जो नहीं सोचे हो वहां से अब क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब आपको बैठ के ये सोचना है सबसे पहले कि और इनके अलावा और क्या क्या चल रहा है इंडिया में माइनिंग से रिलेटेड, और क्या क्या चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, इसको ध्यान में क्या रखना है कि कोई भी बिगर डाटा हमेशा आपका जरूरी नहीं है कि पूछा जाएगा। बिगर डाटा जरूरी नहीं है, ठीक है। बिगर डाटा इन द सेंस कि किस कंपनी ने कितना आपका, बोले तो जो रटने वाला पोर्शन है ज्यादा से ज्यादा, जिसमें कि भाई जैसे दे देता है ना कोल इंडिया का, इतना प्रोडक्शन, इतना प्रोडक्शन, इतना प्रोडक्शन, इतना प्रोडक्शन, इतना प्रोडक्शन, हर एक सब्सिडरी का, हर एक सब्सिडरी का देखिए, याद करने की जरूरत नहीं है। उतना डेप्थ में जाएगा तो कोई मतलब भी नहीं है, उतना डेप्थ में तो नहीं जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी है बट फिर भी नहीं है, ठीक है। पिछले 6 महीने का पूरा हर एक सब्सिडरी का याद करें, लेकिन आपको ऐसे डाटाज ढूंढने पड़ेंगे जो कि कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है माइनिंग में सेफ्टी के लिए, माइंस में सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अब देखिए न्यूमेरिकल्स दे के इसने एक बहुत बड़ा चीज डाल दिया है हमारे दिमाग में कि हाँ हमें अब इसको तैयारी करनी है। ये तो ठीक ही ठीक है, जो छुपी हुई चीजें हैं वो ढूंढनी है, जैसे कि ये था आपका, ये मैन्युफैक्चरर वाला, रिपोर्ट वाला, इस टाइप की छोटी छोटी चीजें जो सेफ्टी से रिलेटेड है, या कोई डाटा ऐसा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, किसी कंपनी के लिए, है ना, वो उस टाइप के डाटा, कितना कमाया कितना गया वो सब नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे डाटा आप ढूंढिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, तो अपन एक लिस्ट तैयार करेंगे और उसके बेसिस पे अब आगे से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। इसी टाइप के और भी बहुत सारे आपके एनुअल रिपोर्ट्स या आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाते हैं, तो उन्हें सॉल्व करिए, ठीक है। और माइंड लेजिस्लेशन की बुक को जाके परचेज करिए, बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं।